जय हिंद। तो चलिए आज प्रकाश के परावर्तन को आगे लेकर चलते हैं और प्रकाश के परावर्तन में आज मुख्य टॉपिक हमारा है गोलीय दर्पण। क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया आपके लिए वो दर्पण का था। तो दर्पण के बारे में मैंने आपको समझाया और दर्पण 3 प्रकार के होते हैं मैंने आपको बतलाया, जिसमें समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण होते हैं। तो समतल दर्पण के बारे में हमने डिस्कस किया, समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण, सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। उसके साथ साथ मिरर इमेज पढ़ा कि किसी वस्तु का इमेज कैसे बनता है, कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट रहता है तो उसका कैसे इमेज बनता है, इसके बारे में हमने पिछले क्लासेज में चर्चा किया था। लेकिन आज की क्लासेज में हमने सोचा कि आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए, जिसका नाम है गोलीय दर्पण। अब लिखने का चिंता नहीं करना है, आप मेरे लेक्चर माध्यम से ध्यान से सुन करके, समझ करके मेरी पूरी बातों को याद कर सकते हैं आप। और उसके बाद आप नोट करने की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी वीडियो के लास्ट में। आप वीडियो के लास्ट में बिल्कुल आसान तरीक़ों से उतारेंगे। जब तक आपका समझा नहीं रहेगा उतारने में मज़ा भी नहीं आएगा। और कितना बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं ये भी बच्चों को देखा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और कॉपी में नोट नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद पता नहीं चलता है कि किस पॉइंट को कहाँ पे नोट किया जाए, है कि नहीं। तो इसलिए इस सब चीज़ों को सोच करके बच्चों की सुविधा के लिए वीडियो के लास्ट में कुछ पेज दे देंगे, उस पेज को आप नोट कर लीजिएगा। जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना आपको अवेलेबल रहेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण, ध्यान से मेरी पूरी बातों को सुनिएगा। गोलीय दर्पण कहते हैं वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का बना होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मैंने क्या बोला? वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का बना होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसा कि आपको समझा देता हूं। जैसे मान लिया जाए ये आपका एक कांच का खोखला गोला है, क्लियर ना। अब इस कांच के खोखले गोले का मतलब होता है इसके अंदर कुछ भाग रिक्त है, खाली है, तो ये कांच का एक खोखला गोला हो गया। अब समझिएगा, इसी कांच के खोखले गोले को 2 तरह से डिजाइन किया गया, अर्थात गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और जैसे मैं आपको अभी समझाने चाहूंगा इमेज के माध्यम से। जैसे मैंने कहा आपको, इस फिगर को गौर से देखिएगा। आपने इस फिगर में देखा होगा कि कुछ भाग बाहर की ओर रंगा हुआ है और कुछ भाग अंदर की ओर रंगा हुआ है ना। तो मान लिया जाए यहां से मैं कट किया, तो जिसका ध्यान दीजिएगा, एक अंदर रंगा हुआ है, एक बाहर नहीं रंगा हुआ, एक बाहर रंगा हुआ है, एक अंदर रंगा हुआ है। तो 2 प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक इधर से काट के मैं निकाल लूंगा और एक इधर से काट के मैं निकाल लूंगा। तो आइए मैं आपको समझाता हूं और उसके बाद आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं अवतल दर्पण और एक को कहते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। याद रखिएगा, है ना। इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, दोनों एक ही है। इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब दिमाग में ये लाना, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा कि बार बार पूछा गया है कि अवतल दर्पण का एक अन्य नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। या बोलेंगे अभिसारी दर्पण को और किस नाम से जानते हैं? तो अवतल दर्पण के नाम से। तो ये चीज आप पे आनी चाहिए, दोनों को बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, कनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। अब जरा सा सोचना है यहाँ पे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा समझ में अच्छा से आ जाए और रटना ना पड़े। याद करने की भी जरूरत नहीं, आपको खुद याद हो जाएगा। दोनों के बारे में मैं समझाता हूं। कहता है ना वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण का भाग है। बोलेंगे वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो और बाहरी भाग रजतित या कलई होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। मैंने क्या कहा? वैसा गोलीय दर्पण जिसका
परावर्तक सतह, परावर्तक सतह किसे कहते हैं? पिछले क्लास में आपको बताया था कि प्रकाश की किरणें जिस सतह से आकर के और टकराने के बाद लौट जाती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। तो परावर्तक सतह समतल हो और बाहर का भाग क्या हो? रंगा हो, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे, याद रखिएगा। लेकिन अभी बातों को सिर्फ सुनना है। एमएन एक अवतल दर्पण है, क्लियर है? चलिए उसके बाद आपको उत्तल के बारे में बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तल में देखिए कुछ लड़के क्या करते हैं ना, रट लेते हैं, सोचते हैं कि ऐसा ही फिगर रहेगा तभी अवतल होगा। बताइए तो ये अवतल है कि नहीं है? जल्दी बताओ, ये वाला अवतल है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या इधर इस साइड का फिगर रहेगा तभी होगा अवतल? भाई साहब आपको समझना है पॉइंट को, कि अंदर का भाग रंगा ना हो और बाहर का भाग रंगा हो तो अवतल होगा, चाहे वो किसी तरीके से हो सके। ऐसे भी होगा तो वो अवतल ही होंगे, क्लियर है ना? चलिए, बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, हर तरीके से बना के दिखाया जा सकता है फिगर। देखिए अब मैं अंदर में रंग दिया, मैं अंदर में कलर कर दिया लेकिन बाहर में कलर नहीं किया, तो एमएन यह कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, क्लियर है ना? एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। तो ये तो दर्पण का परिभाषा हो गया। एक बार ऐसे बोलिएगा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है तथा बाहरी भाग रजतित या कलई होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। आगे समझिएगा इसको, कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो यानी उठा हो तथा भीतरी भाग रजतित या कलई हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण में ना इसे प्रधान अक्ष कहा जाता है। उत्तल दर्पण में इसे प्रधान अक्ष कहा जाता है। ध्यान से पहले एक बार सुनना है, इसे प्रधान अक्ष कहा जाता है और इसे पी यानी ध्रुव कहा जाता है, इसे मुख्य फोकस कहा जाता है, इसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो मैं लिख दिया हूं सिर्फ कि वक्रता केंद्र कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, सारी चीज को बताऊंगा। पहले बोर्ड पर ध्यान देना आपको। यहां पर भी आपको कुछ इस तरीके का फिगर मिल जाएगा आपको, और उत्तल में इस साइड में डॉट डॉट में होता है, लेकिन चलिए अब ध्यान से बातों को सुनिएगा। इसे कहते हैं ध्रुव और इसे कहते हैं मुख्य फोकस। जितना दूरी पर मुख्य फोकस होता है उतना दूरी पर ही वक्रता केंद्र होता है, सी। क्लियर है ना? ये आपका कुछ इमेज बनेगा इस तरीके से। अब आइए इस पर हम लोग खींच करके बताते हैं आलेख कैसे खींचा जाता है। चलिए, अवेलेबल नहीं है कुछ भी खींचने के लिए, मैं अपने हाथों से खींच देता हूँ ऐसे। ये सामने गया, थोड़ा टेढ़ा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सामने गया और जब भी जाएगा तो ये मुख्य फोकस से गुजरेगा, ये रूल है। ये जाएगा सामने तो इसे मुख्य फोकस से गुजरता हुआ मालूम पड़ेगा, आएगा लेकिन ये बाहर की ओर फैल जाएगा, लेकिन इसको लगेगा कि हम मुख्य फोकस से क्या हो रहे हैं, बाहर की ओर फैल रहे हैं। ये रियल इमेज बना करके मैंने आपको दिखाया कि ऐसा लगेगा, ऐसा रूल होता है, इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी आपको सब कुछ बताएंगे। पी का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को छोटी एफ कहते हैं और यहाँ से लेकर के यहाँ तक को बड़ी आर कहते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक को छोटी एफ कहेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक को बड़ी आर कहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। पहले आप मेरी बातों को एक बार फिर से सुन लें तो ज़्यादा आपको बेहतर हो जाए। मेरी बात को समझिएगा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं तो बोलिएगा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो लेकिन बाहरी भाग रजतित या कलई हो, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल क्या कहिएगा कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका भीतरी भाग क्या हो, रंगा हो और परावर्तक सतह उठा यानी उभरा हो, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए मैं आपको समझाता हूं कि क्या मुख्य फोकस किसे कहेंगे, प्रधान अक्ष किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, ध्रुव किसे कहेंगे। इन सारी बातों को सीखते हैं डायग्राम के साथ। तो आइए समझते हैं। देखिए अभी हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं एवं उनकी परिभाषाएं। अब समझिएगा, दर्पण से संबंधित है ना, किससे संबंधित, दर्पण से संबंधित।
जैसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट आता है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश में इसे पोल कहते हैं। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, मजा आने वाला है आपको, देखना एक बार, बहुत गहराई तरीके से अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको, बातों को समझिएगा। चाहे मैं अवतल को लेके चलूं या उत्तल को लेके चलूं, दोनों पे ये लागू होते हैं, इसलिए किसी एक फिगर के माध्यम से हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले एक अवतल दर्पण हम बना देते हैं और इस अवतल दर्पण के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे कि क्या होता है ध्रुव और क्या होता है मुख्य फोकस, ठीक है ना। चलिए, ये आपका अवतल दर्पण है। कैसे पता चलेगा कि अवतल दर्पण है, तो परावर्तक सतह धसा हो, परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो, और बाहरी भाग रजतित या कलई होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। सारी चीजें मैं इसी से समझाने का प्रयास करूंगा, आप मेरे साथ बने रहेंगे। ध्रुव किसे कहते हैं, पोल। तो बोलिएगा ऐसे, दर्पण के ज्यामितीय मध्यबिंदु को, दर्पण के ज्यामितीय मध्यबिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। याद रहेंगे, मैंने क्या कहा, दर्पण के ज्यामितीय मध्यबिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। तो आज के बाद कोई बोलेगा दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो आप बता पाएंगे, दर्पण के ज्यामितीय मध्यबिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई P। अब समझ लेंगे यहाँ पे कुछ बातों को, क्या केवल उत्तल में होता है कि केवल अवतल में होता है, तो आपको बोलना है दोनों में होता है, क्लियर ना। और याद रखना एक बात मैं आपको आज बता देता हूं कि दर्पण में, किसमें, दर्पण में, कौन सा दर्पण, तो गोलीय दर्पण में जितनी भी दूरियां को नापी जाती है ना, तो वो ध्रुव से नापा जाता है। दर्पण में जितनी भी दूरियां हैं उन सारी दूरियों को नापा जाता है, किससे, तो नापा जाता है ध्रुव से नापा जाता है। चलिए, एक चीज तो आपको समझ में आया। आप कभी सोचे हैं कि ये अगर दर्पण है, अगर ये दर्पण है, तो ये जरूर किसी ना किसी का गोला का काटा हुआ टुकड़ा होगा, सही बोल रहा हूं ना। ये जो दर्पण का जो भाग है वो किसी ना किसी गोले से कट करके लिया गया होगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। तो जब गोलीय से कट के लिया गया होगा, तो अगला हम लोग का परिभाषा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है अगला परिभाषा हम किसका देने जा रहे हैं, वक्रता केंद्र का। तो आप देखिए ना, रटिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप मेरी बातों को ध्यान दीजिए, फिगर पे फोकस कीजिए। आप ना चाहते हुए भी आपको याद हो जाएगा, आप नहीं भी चाहोगे कि मुझे याद ना हो, तो ये आप पे क्या जाके सेट हो जाएगा जाके दिमाग में, ठीक है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ गौर से देखते रहिए, बस आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये जो दर्पण है ना, वो किसी ना किसी गोले का जरूर छोटा सा भाग है। तो ऐसे बोलेंगे, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मैंने क्या कहा, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। तो यानी आप समझ जाइएगा कि जरूर ये वाला जरूर किसी गोला का केंद्र होगा, ये जरूर किसी गोला का भाग होगा, और ये दर्पण किसी गोले के अगर भाग है ना, तो उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको सिखाने में सफल रहा और आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, अगला परिभाषा समझिएगा। जब तक आपको प्रमुख बिंदुएं नहीं याद होगी, जानेंगे नहीं कि C क्या होता है, तब तक क्वेश्चन कहां से बनेंगे। क्वेश्चन के बाद तो दूर, फिजिक्स समझ में ही नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगला है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसे कहेंगे, तो आप बोलिएगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को प्रधान अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को प्रधान अक्ष कहते हैं। तो इसको मिला देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाएगा। प्रधान अक्ष एक अक्ष होता है, एक्स डैश वाई डैश ऐसा करके बोलते हैं ना, लेकिन इसे किसी द्वारा सूचित उचित नहीं करते हैं, डायरेक्ट बोलेंगे प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तो आप बोलिएगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को प्रधान अक्ष कहते हैं। बातें समझ में आई। अगला है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि मुख्य फोकस को परिभाषित करें।
तो आइए समझते हैं मुख्य फोकस क्या है, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नहीं, बोलना आने चाहिए, बस बोलना आ जाएगा आपका काम हो जाएगा। बोले कैसे? प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब टकरा करके उसी दिशा में लौट जाना, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। गुजरती है तो वह अवतल दर्पण में, गुजरती हुई मालूम पड़ती है तो वह उत्तल दर्पण में। आपको बताया ना, डायग्राम बना करके बताया आपको कि कौन सा उत्तल में और कौन सा अवतल में होता है। कंप्लीट। तो इससे हम लोग इस तरीके से ऐसे गुजर जाएगी, ठीक है। तो ये इस बिंदु पर गुजरा, तो ये जो बिंदु पर गुजरा उसी को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। और इसे F द्वारा सूचित किया जाता है, इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। बोलो, बातें समझ में आई? मैंने क्या कहा एक बार सुनिएगा गौर से, एक बार सुनना है गौर से। मैंने क्या कहा कि मुख्य फोकस किसे कहिएगा? तो आप जब तक रट के करिएगा तब तक आपको लगेगा कि हम रट रहे हैं। आप कहेगा इसे हम लिखेंगे कैसे? भाई साहब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। मैं जिस लैंग्वेज में बोलता हूँ ना, मेरा वही लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, क्योंकि मैं कोई किताबी कीड़ा या कोई किताबी लैंग्वेज में बात नहीं करता हूँ। अगर मैं किताबी लैंग्वेज में बात करूँगा आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएगी। बातें समझ में आ रहा है ना? इसमें आपको मैं जितना भी बात बोल रहा हूँ एकदम कंटेंट वाइज, आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ध्यान से, मैंने बोला प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हुआ फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ किसे कहेंगे? फोकस दूरी किसे कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए आप। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और अभी मैंने बताया कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। तो बोलिएगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए इसे छोटी f कहेंगे। अरे क्या कहेंगे? छोटी f कहेंगे। आगे समझिएगा, वक्रता त्रिज्या, एक वक्रता केंद्र होता है और एक वक्रता त्रिज्या होता है। तो समझिएगा कि वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? तो बोलेंगे ऐसे, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा किया जाता है सूचित? R द्वारा सूचित किया जाता है। और तब लास्ट में आप पढ़ते हैं द्वारक। क्या पढ़िएगा? द्वारक, अपर्चर। क्या होता है द्वारक? समझिएगा ध्यान से मेरी बातों को। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण कितना चौड़ा है ना, उसी को दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। आइए एक बार फास्ट रिवीजन हो जाए, मजा आ जाएगा। एक बार फास्ट रिवीजन, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, सब कुछ आ जाएगा फिगर के साथ। इसको मत देखो, फिगर को देखो, आप फटाफट स्पीड में बोल सकते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखाखंड को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अगला बोलेंगे फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या बोल पाएंगे? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत फास्ट बोल पाएंगे। जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट है तब तक आपसे ज़्यादा स्पीड में कोई नहीं बोल सकता है। और बोलेगा कौन? जिसके पास सही और सटीक ज्ञान हो। समझ रहे हो मेरी बात? और रट के बोलिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रटा जाए, फिजिक्स को रटा ही नहीं जाता है, फिजिक्स को पढ़ा ही नहीं जाता है, फिजिक्स को समझा जाता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं। मैं आपको जितना भी वीडियो बनाऊंगा ना, चाहे वो कितना भी वीडियो हो, चाहे कितना भी चैप्टर का हो, इस बात का फिट कर लेना है माइंड में कि मैं जैसे तैसे वीडियो नहीं बनाऊंगा,
एक के बाद दूसरा वीडियो, दूसरा के बाद तीसरा वीडियो, और एकदम ऑफलाइन क्लासेस की तरह, ताकि तमाम मेरे से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक तरीके का नॉलेज हो सके। जैसे तैसे नहीं कि आज ये वीडियो बना दिया तो कल ये बना दिया, कल उस चैप्टर का बना दिया, कभी उस चैप्टर का बना दिया। ऐसे में ना आप कुछ सीख पाएंगे और ना हमें सिखाने में वैसा मज़ा आता है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, ना कि मुझे छोटे छोटे क्लिप डाल करके झूठ मूठ का वीडियो डालना है। बात समझ में आया ना? तो इस चीज़ को आप समझिएगा, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप याद कर लोगे ध्रुव किसे कहते हैं। तो आइए एक बार बिना फिगर को देखे हुए बोलने का प्रयास करना। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण की ज्यामितीय मध्यबिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रधान अक्ष किसे कहेंगे? तो बोलेगा वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? रेखाखंड को प्रधान अक्ष कहेंगे। मुख्य फोकस किसे कहेंगे? तो बोलेगा प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष की जिस बिंदु से गुजरती है, गुजरती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है ना? आगे देखिएगा, फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह परिभाषा अगर आपको याद हो गया है तो आगे बढ़ें। तो अब आगे बढ़ता हूं, क्योंकि लिखाने में ना बहुत टाइम लग जाता है मेरे दोस्त, इसलिए लिखाता नहीं हूं, बल्कि 2-3 बार 5 बार समझा देता हूं। और आपको क्या चाहिए? आपको लेक्चर चाहिए। अगर आपको लेक्चर मिल जाता है तो किसी किताब से ही पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूं ना वो भी किताब में दिया हुआ रहता है, लेकिन जिस भाषा में मैं लिखाता हूं उस भाषा में नहीं लिखा हुआ रहेगा। चलिए आगे बढ़ता हूं और आगे की क्लासेस को ले चलता हूं। अभी हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में, अभी हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में किरण आरेख के 3 नियम होते हैं। मतलब एक चीज समझिएगा, आपको डायग्राम बनाने के लिए ना 3 नियम की आवश्यकता बार बार पड़ेगी। तो गोलीय दर्पण में किरण आरेख के 3 नियम होते हैं, याद रखना है सभी लोगों को। गोलीय दर्पण में किरण आरेख के 3 नियम होते हैं। 3 नियम होते हैं। गोलीय दर्पण में किरण आरेख के 3 नियम होते हैं। जिस लड़का को 3 नियम नहीं आता है ना, उस लड़के का कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो गोलीय दर्पण में किरण आरेख के नियम को हम बारी बारी से देखेंगे। आइए समझते हैं। पहला नियम, आप ध्यान दीजिएगा, अगर नियम आपको नहीं याद है ना तो पता है क्या होने वाला है। आपको मैं बताऊंगा कि अवतल दर्पण में बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति एवं किरण आरेख, जब वस्तु अनंत पर हो, फिर जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, फिर वक्रता केंद्र पर हो, फिर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, फिर मुख्य फोकस पर हो, फिर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। इन 6 स्थितियों को आप सरल भाषा में नहीं सीख पाएंगे यदि अगर आपको नियम नहीं याद है। याद वाद मत करना है नियम, सिर्फ आप एक बार देख लोगे आपको लगेगा अरे तो ऐसे होता है, बिल्कुल याद हो गया है। चलिए पहला नियम को मैं समझाता हूं कि पहला नियम क्या कहता है। तो मैं बता रहा हूं कि गोलीय दर्पण मतलब अवतल और उत्तल दोनों पर यह लागू होता है। तो देखिए ध्यान से, पहले मैं एक अवतल दर्पण बना दिया, ध्यान देना है आप लोगों को। तो माना कि एमएन एक कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और एक मैं उत्तल दर्पण बना दिया, तो माना कि एमएन एक उत्तल दर्पण है। अब यहां पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि अभी अभी आपको मैंने बतलाया कि इसको आप P कहेंगे, इसको F कहेंगे। जितना दूरी पर F उतना दूरी पर ही आप P देने का प्रयास कीजिएगा, फिर मैं साबित C देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। और फिर मैं साबित करके बताऊंगा कि क्यों होता है ये दोनों बराबर आपस में। चलिए इसको आप इधर F दीजिएगा, इधर C दीजिएगा, इसको P दीजिएगा। ये आपको डॉट डॉट में होता है, बट आप इसे लिख भी सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए मेरी बातों को गौर कीजिएगा, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। पहला नियम है, मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट रूल क्या है जो आप याद रखेंगे, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो। क्लियर? इसमें 3 नियम बताएंगे, तीनों नियम को गौर से सुनिएगा। मैं फिगर के माध्यम से बेहतर तरीके से समझाऊंगा, आपको लिटरेचर याद हो जाएगा। बोलेगा पहला नियम कि प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। पहला नियम हो गया, हमेशा याद रखना। नियम ये रूल है
कि प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। एकदम कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपका। दूसरा, इसी में देखेंगे क्या गुजरता है कि नहीं गुजरता है। तो ये प्रधान समांतर जाएगा, और अभी मैंने बताया कि मुख्य फोकस से गुजरता है, लेकिन इसमें नहीं गुजरता, ये बाहर की ओर फैल जाती है। जो मुख्य फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ेगी। तो इसका पहला नियम बोलिएगा ऐसे कि ऐसे बोलिएगा, प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। पहला नियम क्या बोलिएगा कि प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। गुजरती है अवतल में, मालूम पड़ती है उत्तल में। ये पहला रूल हो गया, और उम्मीद करते हैं आप पहला समझ गए होंगे। आइए अब हम आपको दूसरा समझाते हैं, फिर हम दूसरा फिगर थोड़ी ना बनाते रहेंगे। इसी फिगर में मैं दूसरा आपको समझाता हूं। इसी फिगर में मैं आपको दूसरा समझाता हूं। आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं जितना कह रहा हूं उतना सुनते चलिए, पढ़ते चलिए। मैं आपके भविष्य के साथ नहीं खेल सकता। बातें समझ में आई? क्योंकि आप हमें कीमती समय दे रहे हैं। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना बहुत कीमती समय हम पे विश्वास करके दे रहे हैं, तो मैं आपके साथ धोखा कैसे कर सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, सीखना है यहाँ पे। अगला है नियम क्या कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है। बहुत जबरदस्त नियम है, याद रखिएगा। वक्रता केंद्र पर गुजरने वाली, है ना, प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर ही क्या होती है? लौट जाती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। आती है, लौट जाती है। कुछ लगा सोचता है कि अच्छा हम समझ गए कि लौट जाती है। अरे भाई साहब, आप इसको सीख लीजिए कॉन्सेप्ट। ये अगर एफ है, अगर ये सी है, तो ऐसे भी तो हो सकता है। गया, लौट गया। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी से जाएगा इसी से लौट जाएगा। इधर से जाएगा तो भी लौट सकता है। बातें समझ में आई? हाँ बिल्कुल। अगर आप ऐसे सिर्फ पढ़े हो तो आप बिल्कुल रट के पढ़े हो। चलिए आगे देखिए। ये प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, सॉरी समांतर जाएगा क्यों, वक्रता केंद्र से जाएगा। अरे मेरे पास इंच नहीं है, इसी का बिहारी है, जुगाड़ कर लेते हैं। अब बिहारी के पास बहुत दिमाग होता है कि जुगाड़ करने में। चलिए ये आएगा किरण और इसी पर से लौट जाएगा। लग रहा है इसको कि वक्रता केंद्र से ही लौट रहे हैं। इसे क्या लग रहा है? वक्रता केंद्र से ही लौट रहे हैं। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर ही क्या होती है? लौट जाती है। फिर सुनिएगा, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो। अवतल हो या उत्तल हो। बात समझ में आया? ये दूसरा रूल था कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर ही क्या होती है? लौट जाती है। ये उत्तल में होता है और ये अवतल में होता है। ये क्या नियम था? दूसरा नियम ना था। पहला नियम क्या पढ़ाए थे? तो पहला नियम आपको पढ़ाए थे कि प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। और मैंने दूसरा क्या बताया? दूसरा बताया कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है। लेकिन अब आइए तीसरा, और मजेदार है ये। तीसरा नियम क्या कहता है और क्यों पढ़ना जरूरी है, मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजों को। अगर आज का पढ़ा हुआ चीज अगर आप कल के क्लास को पढ़ेंगे, कल का क्लास मेरा करेंगे, तो आपको बहुत आसान लगेगा। ध्यान दीजिएगा, देखोगे अगला तीसरा में आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि तीसरा रूल में हम लोग क्या चलेंगे। तो समझना क्या कि प्रधान अक्ष के समांतर तो मुख्य फोकस है ना। अरे प्रधान अक्ष के समांतर जाता था तो कौन फोकस से? मुख्य फोकस से। और अब अगर मुख्य फोकस से अगर गुजरेगा, अगर कोई किरण मुख्य फोकस से गुजरेगा तो वह प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाएगी। यानी मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है। याद रहेंगे? फिर से, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है। ठीक उसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा। इसको लगेगा
इसको लगेगा कि हम मुख्य फोकस से जा रहे हैं, लेकिन ये जा नहीं पाता है और ये प्रधान अक्ष की समांतर लौट जाता है। ये प्रधान अक्ष के समांतर क्या होता है, लौट जाता है। ये बिल्कुल पहला का सीधे उल्टा है। पहला रूल का क्या है, सीधे उल्टा है, क्योंकि पहले मुख्य फोकस से नहीं जाता था, पहले प्रधान अक्ष से समांतर जाता था और मुख्य फोकस से गुजरता था, और आज मुख्य फोकस के समांतर, मुख्य फोकस से गुजर रहा है और प्रधान अक्ष के समांतर। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, इन तमाम तीनों रूल को आप अपने जहन में उतार लीजिए, एक बार निगाहों से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, और एक बार मैं फिर से समझाता हूं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो गोलीय दर्पण में किरण आरेख के 3 नियम होते हैं। तो मैंने पहला नियम आपको बहुत अच्छे अंदाज में बताया। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। दूसरा मैंने बताया कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है। और तीसरा नियम बताया कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है। यही 3 रूल है, और फिजिक्स को समझा जाता है मेरे दोस्त, रटा नहीं जाता है। और मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ। आपको लगता होगा कि बिल्कुल 1-2 टॉपिक आप अच्छे से बता रहे हो, बाद में थोड़ी ना बताओगे। मैं पूरा फिजिक्स बिल्कुल इसी अंदाज में ख़त्म कर दूंगा और आपको पूरा अच्छा से समझ में भी आएगा। लेकिन आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, लोग को जोड़ते नहीं हैं, बस यही गलती है। एक बार अपने माध्यम से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि तमाम आपके मित्र, आपके दोस्त, या आपके दोस्त ना भी हो फिर भी अगर उसे लाभ मिल जाता तो क्या प्रॉब्लम है। तो आप पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन वीडियो शेयर नहीं करते हैं। तो एक बार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों से एक बार ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो मुझे लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना है, ध्यान देना है, ताकि बच्चे इंतज़ार करते हैं हमारे वीडियो का, है ना। तो आपको भी बेहतर कंटेंट मिलेगा, इसका फ़ायदा आपको भी होने वाला है। जब आप वीडियो शेयर करेंगे लोग हमसे जुड़ेंगे। मेरे मित्र, इतना कर देना, यही आपका गुरु दक्षिणा है। चलो, आप इसी गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे यही दे सकते हो, और मैं कुछ नहीं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे पैसे पे करो। पैसे हैं मेरे पास। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला आपको कि मुख्य फोकस से गुजरेगा तो वह प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाएगा। और अगर इसमें देखा जाए तो ये जा रहा है मुख्य फोकस की तरफ, लेकिन ये लौट जाएगा प्रधान अक्ष के समांतर। चलिए, तो मैंने आज जो बताया आपको, मैं अभी तुरंत वीडियो में आपको अंत में मिल जाएगी सारी बातें, जितना मैंने लेक्चर दिया आराम से नोट कर लेना कॉपी में। और कॉपी में नोट करने के बाद अगले सिलसिले ढंग से, बेहतर तरीकों से अगली क्लासेस हम लोग करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे बारी बारी से, एक बार अवतल में, एक बार उत्तल में, कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्या बनता है, कहाँ बनता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे विदाउट आपको रटाए हुए, कॉन्सेप्ट के माध्यम से। आप चाह के भी नहीं भुला सकते हैं, इस तरीके से आपको बताएंगे। तो कल का वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और हम लोग आज के लिए सेवा यहीं तक, क्योंकि जब तक आप जितना मैं पढ़ाया उतना आप याद ना करें तो फिर आगे क्लासेस आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो कोई ना कोई एक मुद्दा, एक पॉइंट होना चाहिए छोड़ने का। तो आज यहाँ तक हम छोड़ते हैं और कल से हम लोग आगे की क्लासेस को लेकर चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।